हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल और हमारा कोर्स चल रहा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, वाइवाज में, इंटरव्यूज में, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बात की जाती है इसके बारे में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए इस लेक्चर को। और अगर कोई डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट फीचर है that is object oriented programming language. So it is one of the most important feature of C++ that it is a object oriented programming language. जैसे आपकी C जो थी वो सिर्फ एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपके बड़े टास्क को स्मॉल सब टास्क में डिवाइड करके फिर काम किया जाए। जनरली टॉप डाउन अप्रोच वहां यूज होती है। बट इन एडिशन टू प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का मतलब है प्रोग्रामिंग के दौरान ये कंसेप्ट यूज करेगी ऑब्जेक्ट्स, जिसकी हेल्प से आप कोई भी रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काफी एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हर चीज ऑब्जेक्ट है। जैसे आप कार लगा लो, घर लगा लो, आपका साइकिल लगा लो, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनमें मैक्सिमम ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट करता है। तो ये फीचर आपकी C++ के पास है, तो इसलिए C++ इज मोर कन्वीनियंट और मोर एफिशिएंट टू इंप्लीमेंट रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो आपके मेन ओप्स कंसेप्ट हैं वो है डाटा एब्स्ट्रक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इन कंसेप्ट को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे और कमिंग लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जो C++ है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज मोर सुटेबल टू इंप्लीमेंट रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फीचर, दैट इज C++ इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम समझते हैं कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हर तरह की एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर पाए, चाहे वो जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, उसको बोलते हैं आप जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये फीचर आपकी C++ के पास है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप C++ की हेल्प से सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एक्सेट्रा। आप C++ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत यूजर को होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो C++ में लिखे जा सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बिजनेस एप्लीकेशन है, अगर आपको कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी आप C++ में बना सकते हैं। साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए या मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए भी C++ में कोडिंग की जा सकती है। इसके अलावा मान लो मेरा स्कूल है, मुझे उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी C++ में बनाया जा सकता है। कोई ATM मशीन है, उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो भी C++ में बनाया जा सकता है। साथ साथ गेम्स बनाई जा सकती हैं और जितनी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे लास्ट लेक्चर में, आपका ऑटोकैड होती है, ऑटोडेस्क होती है, आपकी मैटलैब सिमुलिंक होती है, कैटिया होती है। तो काफी तरह की इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जो है वो C++ में बनाई जा सकती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ऑलमोस्ट हर तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यही सबसे मेन वजह थी कि मैक्सिमम जो डेवलपर हैं वो आपके C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इंस्टेंटली मूव कर गए। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। तो ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो C++ है ये बॉटम अप अप्रोच यूज करती है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जब भी आप कोई C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो लेट्स सपोज कोई C++ का प्रोग्राम मुझे मिला, तो मैं उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी तरह के उसमें ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे उनको आइडेंटिफाई करूंगा। मान लेता हूं 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स वहां यूज हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट कर दिए उनका कंटेंट हम फाइनल करते हैं। कंटेंट में मेनली आते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करने हैं, ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर के कंटेंट दैट इज डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आइडेंटिफाई करने होते हैं। और फाइनली उसके बाद होल प्रोग्राम विल बी डेवलप्ड अराउंड दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स बने, इनके अराउंड आपका पूरा प्रोग्राम सोचा जाता है, वो आपका मेन फंक्शन लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट्स बन गए, उसके बाद उनकी हेल्प से आपको मेन फंक्शन लिखा जाता है। तो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप्रोच में पहले बेसिक यूनिट, जो भी आपकी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी हेल्प से आपको मेन फंक्शन बाद में लिखा जाएगा।
बॉटम अप अप्रोच में आपकी डेटा सिक्योरिटी ज्यादा होती है। अगर फ्यूचर में कुछ एनहांसमेंट करनी हो प्रोजेक्ट में, बॉटम अप अप्रोच कंपैरेटिवली अच्छी रहती है। तो इसलिए C++ इज कंपैरेटिवली गुड एज कंपेयर टू C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है और C++ में बॉटम अप अप्रोच यूज होती है। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम C और C++ के बीच के डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके जो C++ है, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स सो दैट इट विल बी इजी टू कोड, अंडरस्टैंड एंड डीबग। हम देखते हैं किसी भी C++ प्रोग्राम का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। वेरी फर्स्ट सेक्शन होता है वहां डॉक्यूमेंटेशन और कमेंटिंग सेक्शन। आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन और कमेंटिंग सेक्शन में आप क्या करते हैं, जनरली प्रोग्राम के बारे में आप ब्रीफ इंट्रो देते हैं, जनरली उसका नाम, उसके डेवलपर का नाम और कब वो कोड हुआ, तो इसके बारे में आप बताते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप डॉक्यूमेंटेशन और कमेंटिंग सेक्शन हमेशा यूज करें सो दैट वी विल गेट एन आइडिया अबाउट द प्रोग्राम इटसेल्फ। तो प्रोग्राम किसके बारे में है, किसने लिखा और कब लिखा, वगैरह वगैरह। दूसरा सेक्शन होता है हेडर फाइल और हेडर फाइल्स इंक्लूजन सेक्शन। तो अगर आपकी एक हेडर फाइल इंक्लूड हो रही है तो वो करेंगे, या एक से ज्यादा है तो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड सेक्शन है मैक्रो डेफिनेशन सेक्शन। तो अगर आपने कोई मैक्रो यूज कर रखी है, मैक्रो का मतलब सिंबॉलिक कांस्टेंट, तो अगर थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज किया है तो उनको आपको यहां डिफाइन करना पड़ता है। अगेन कई बार इन दोनों सेक्शंस को एक कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन। तो आप ये नाम लिखे या दोनों अलग अलग लिखे, आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट सेक्शन है ग्लोबल वेरिएबल और वेरिएबल्स डिक्लेरेशन सेक्शन। आपको पता ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो थ्रू आउट द प्रोग्राम हर फंक्शन को एक्सेसिबल होते हैं। तो अगर ऐसा कोई वेरिएबल है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सबको चाहिए तो आप उसको यहां डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास और क्लासेस एंड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। तो अगर आपके पूरे प्रोग्राम में कोई क्लास यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो आप उसका टेम्पलेट दैट इज कॉल्ड एज क्लास उसको डिफाइन करेंगे, और साथ साथ अगर उसके अंदर कोई मेंबर फंक्शन आपने यूज किया है तो उसकी डेफिनेशन भी आप यहां लिखेंगे। क्लियर हो गया? इसके बारे में और डिटेल में हम लेटर लेक्चर्स में बात करेंगे। तो मेन आपको पता होना चाहिए कि क्लास और मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन आप यहां देते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया है तो उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। देयर आफ्टर नेक्स्ट है मेन फंक्शन सेक्शन। आपको पता है कि किसी भी C++ प्रोग्राम में जो प्रोसेसर है वो आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से। तो यहां पे आएगा मेन फंक्शन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी C++ प्रोग्राम का, तो ये जरूर इंक्लूड होगा हर पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और लास्टली यूजर डिफाइंड फंक्शन और फंक्शंस डेफिनेशन सेक्शन। तो अगर आपने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किया था तो उसको यहां डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो अब आपको इन सब सेक्शंस में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि हेडर फाइल इंक्लूड करना और मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना, ये दोनों पार्ट मस्ट है किसी भी C++ प्रोग्राम में। बाकी पार्ट ऑप्शनल है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज करना है तो करें, बाकी पार्ट नहीं करने तो ना किए। बट आपको हेडर फाइल को जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा और मेन फंक्शन को जरूर डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट फीचर, दैट इज नॉट ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो आपकी C++ है दैट इज नॉट ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस बात का क्या मतलब है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है जो आपकी C++ है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये सारे उप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करती है, मतलब डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रक्शन, आपका डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सबको सपोर्ट करती है। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होगी, बट इट इज नॉट ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि किसी भी C++ प्रोग्राम में उप्स कंसेप्ट को इंक्लूड करना मस्ट नहीं है। आप बिना उप्स कंसेप्ट, बिना ऑब्जेक्ट का यूज करे भी आप C++ का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट कर रही है, उप्स कंसेप्ट को सपोर्ट कर रही है, बट ऐसा मस्ट नहीं है कि हर C++ प्रोग्राम में आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा ही होगा, उप्स कंसेप्ट यूज होंगे। तो इसलिए इसको बोलता है नॉट ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा नेक्स्ट इसका सक्सेसर आता है जावा। जावा जो है वो एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हर छोटे से छोटा प्रोग्राम लिखने के लिए भी वहां ऑब्जेक्ट की और क्लासेस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्लियर हो गया? होपफुली अब आपको पता लगे होगा कि C++ को हम ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कहते। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम एक सैंपल प्रोग्राम ले लेते हैं। सैंपल प्रोग्राम लिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले कमेंट आया, उसके बाद नेक्स्ट है हैश इंक्लूड iostream.h। आपको पता है हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड एज इट इज लिखते हैं, और i का मतलब होता है इनपुट और o का मतलब होता है आउटपुट, स्ट्रीम h का मतलब होता है हेडर फाइल। तो इनपुट, आउटपुट, स्ट्रीम, हेडर फाइल
तो आप ये हेडर फाइल है, आपने इसको इंक्लूड किया। उसके बाद आपको पता है मेन एक फंक्शन है जो एम्प्टी आर्गुमेंट के साथ अवेलेबल है, मतलब ना कुछ ले रहा, और वर्ड का मतलब ये इसकी रिटर्न टाइप होती है, ना ये कुछ दे रहा। तो मेन नाम का फंक्शन है, ना कुछ ले रहा है और ना कुछ दे रहा है वापस। उसके बाद ब्रेसिस स्टार्ट है, इसका मतलब ये मेन बॉडी स्टार्ट है, और उसके अंदर मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी हुई है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स के अंदर। सी आउट क्या काम आता है, जिस तरीके से सी में प्रिंट एफ आप यूज करते हो किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को मॉनिटर में प्रिंट करने के लिए, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज होता है। तो सी आउट से मैंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे प्रोग्राम में मैंने कहीं भी क्लासेस का जिक्र नहीं किया, कहीं भी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया। जैसे हम सी प्रोग्राम कर रहे थे वैसा वैसा एक प्रोग्राम बनाया, बस छोटा मोटा सिंटैक्स चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज नॉट ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रोग्राम में आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज करो ही करो, बिना उसके भी चल सकता है काम। ठीक है, ओके, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट फीचर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है पावरफुल एंड रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पावरफुल क्यों बोलते हैं, रोबस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि C++ के पास वाइड वैरायटीज ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन सी है? इंट है, फ्लोट है, कैर है, बुलियन है, आप शॉर्ट इंट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। उसके अलावा आपके काफी बिल्ट इन और प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं इन द हेडर फाइल्स, सो दैट आपको कुछ भी काम करना है, जैसे मैथ की कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो math.h नाम के हेडर फाइल में ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस पड़े हैं, आप डायरेक्टली उसको इंक्लूड करें और वहां से बिल्ट इन फंक्शन को डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ उनका कोड खुद लिखने के। उसके अलावा नेक्स्ट है डिसीजन एंड लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो ऑलमोस्ट हर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करती है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद C++ has a power to create new user defined data type known as classes। तो C++ में मैं नई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज क्लासेस। उसका साइज, उसका कंटेंट, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। तो दैट्स एन अ प्लस पॉइंट कि मैं नई डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकता हूं अपार्ट फ्रॉम बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट है पावर टू ओवरलोड एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स। तो जो आपके ऑपरेटर्स है, मतलब प्लस है, माइनस है, प्रोडक्ट है, डिवाइड है, तो आप इन सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो। ओवरलोड करने का मतलब दे कैन बी वर्क्ड विद द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एज वेल इन C++। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में हम डिटेल से लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि C++ में हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड भी कर सकते हैं। दीज आर दी ऑल बिल्ट इन फीचर्स अवेलेबल विद C++ व्हिच मेक इट मच पावरफुल एंड रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज कंपेयर टू योर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी वजह से ही ऑलमोस्ट हर तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आप C++ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ऑलमोस्ट हर चीज अवेलेबल है किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो C++ है वो आपकी एक मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखते हैं इसको मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। अब आपको पता है किसी भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत यूजर को होती है, कंप्यूटर को उनकी जरूरत नहीं होती। जैसे आपका एग्जांपल है VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर आपको पता है किस काम आता है? मूवीज देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए। ऑब्वियसली कंप्यूटर को इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉन्ग सुनना है, मूवी देखनी है, तो आप VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो नहीं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको कोई लेटर लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेल्प लेते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई अपने स्कूल को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं C++ में, और ये भी आपको ही चाहिए, कंप्यूटर को नहीं चाहिए। तो अब इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी ना किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो C++ जो है वो ये फीचर भी अटेन करती है कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम करती है। साथ ही साथ C++ में आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। आपको पता होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के काम आते हैं, कंप्यूटर को चलाने के, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डिवाइस ड्राइवर। ऑब्वियसली बिना इनके आपके डिवाइसेस कनेक्ट ही नहीं होंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम से। तो चाहे आपको प्रिंटर चलाना हो, चाहे स्कैनर चलाना हो, उसके ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने ही पड़ते हैं। तो इन सब की कोडिंग जनरली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। तो C++ जो है ये फीचर भी सपोर्ट करती है। तो C++ आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर्स भी बना सकती है और साथ साथ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर भी बना सकती है। इसलिए इसको बोलते हैं मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हो गया? क्योंकि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकती है।
अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं सी प्लस प्लस को? आपको पता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने काम आती है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर्स हो, असेंबलर हो, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो, डिवाइस ड्राइवर्स हो। तो अगर आपको कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो सी प्लस प्लस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चॉइस फॉर दैट। दैट्स वाई सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखते हैं सी प्लस प्लस को सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है दैट इज कॉल्ड एज वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज वेरी इजी, और साथ साथ ये काफी सिमिलर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और आपकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इजीएस्ट मानी जाती है जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो अगर किसी प्रोग्रामर को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू कोड, अंडरस्टैंड एंड डिबग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स वाई सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपकी जो सी प्लस प्लस है इट इज पोर्टेबल एज वेल एज मशीन इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड आपने किसी पर्टिकुलर मशीन पे लिखा और कंपाइल किया तो इट कैन बी इजिली एग्जीक्यूटेड ऑन अनदर मशीन। अनदर मशीन की कंस्ट्रेंट यह है विद सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर होना चाहिए विद नो और लिटिल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। आप किसी भी सी प्लस प्लस के सोर्स कोड को एक मशीन पे लिख के कंपाइल करके आप सिमिलर मशीन पे विदाउट मच मॉडिफिकेशन आप उसको रन कर सकते हैं। तो दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट दिस सी प्लस को बोलते हैं पोर्टेबल है और मशीन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मुझे मशीन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉलेज की कंप्यूटर लैब में कोई सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा तो इट मस्ट बी एबल टू रन ऑन द कंप्यूटर एट होम एज वेल, और फ्रेंड्स के अगर लैपटॉप पे रन करना तब भी रन हो जाए तो दैट विल बी ग्रेट थिंग फॉर इट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट। मेन बात है मशीन कौन सी होनी चाहिए? विद सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं इस कंसेप्ट को अब एक डायग्राम से समझाता हूं। तो लेट्स सपोज आपके पास एक सी प्लस प्लस का सोर्स कोड है, मान लो जनरली उसकी एक्सटेंशन होती है .cpp। उसके बाद हमने उसको सी प्लस प्लस कंपाइलर से कंपाइल किया ऑन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद वो आपकी बन गई .exe फाइल। ओके, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद मान लो आपके पास 3 अलग अलग मशीन है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक में विंडो XP है, एक में विंडो 7 है। तो जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो आपकी विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगी, विंडो XP पे भी चलेगी और विंडो 7 पे भी चलेगी, क्योंकि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज टाइप के हैं। तो दैट्स व्हाई योर C++ executable file can be easily executed on similar operating system on any machine. That's why it is called as portable और machine independent. इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लास्ट स्लाइड में हमने सीखा कि ये पोर्टेबल है, मशीन इंडिपेंडेंट है, बट ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो जनरली प्लेटफॉर्म में क्या आता है? प्लेटफॉर्म में जनरली आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। और जो आपकी C++ है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? अगर C++ सोर्स कोड को आपने किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लिखा है और कंपाइल किया है तो इट कांट बी रन डायरेक्टली ऑन अदर प्लेटफॉर्म। अदर प्लेटफॉर्म का मतलब अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन करना है तो उस सोर्स कोड को आपको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा नए प्लेटफॉर्म पे। आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते विदाउट कंपाइलिंग, जैसे पिछले स्लाइड में हमने किया था। तो एक डायग्राम से इसको समझते हैं। तो मान लो C++ का सोर्स कोड है .cpp फाइल मेरे पास, उसको मैंने C++ कंपाइलर से कंपाइल किया ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मान लो आपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना है, एक विंडोज पे, एक लिनक्स पे, एक iOS पे। तो अगर आप विंडोज पे कंपाइल्ड C++ के प्रोग्राम को विंडोज पे ही चलाओगे तो दैट विल बी ओके, नो इश्यूज अबाउट इट, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है। आपने कंपाइल भी विंडोज पे किया था और रन भी आप विंडोज पे कर रहे हो। उसके बाद अगर आपने उसको लिनक्स पे चलाना तो दैट विल नॉट बी सपोर्टिव, आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके दोबारा उसको कंपाइल करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आप iOS पे चलाना चाहते हो तो तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि C++ आपकी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो होगी बात क्लियर? तो अगर आपका प्लेटफॉर्म चेंज होगा, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगा, तो आपको प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, तभी वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगी और सोर्स कोड। बट अगर आपका प्लेटफॉर्म सेम रहा, मतलब अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रहा, तो आपको कोई चेंज की जरूरत नहीं है, दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। होपफुली अब आपको मशीन इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में फर्क समझ में आ गया होगा।
स्टिल कोई पॉइंट आउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस जो है वो एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के पास बहुत सारी इनबिल्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस बने हुए हैं। वो सारे के सारे कहां मेंटेन होते हैं, लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल में। अगर किसी प्रोग्रामर को एक किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में उसकी जरूरत पड़ती है। मान लो कोई ऐसा काम है जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बार बार उसको जरूरत पड़ती है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो ऐड कर सकता है एग्जिस्टिंग सी प्लस प्लस की हेडर फाइल्स में और लेटर स्टेजेस पे उसको एज ए बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकता है सारे प्रोजेक्ट्स में। तो एक तरह से आपने लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सटेंड कर दिया। मतलब लाइब्रेरी फाइल्स में पहले जो बिल्ट इन फंक्शन थे वो तो थे ही, आपने कुछ अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस में उनमें ऐड कर दिए जो ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो लेट्स सपोज सी प्लस प्लस की हेडर फाइल्स हैं, उसमें काफी बिल्ट इन फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन पड़े हैं और वो सारे के सारे कौन डिफाइन करता है, इन्वेंटर डिफाइन करता है। उसके बाद हम उसमें कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड कर सकते हैं एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन ऐड करेगा, प्रोग्रामर ऐड करेगा। और उसके बाद जो नई आपकी हेडर फाइल बनेगी ऑब्वियसली वो अपडेटेड होगी, उसमें ज्यादा बिल्ट इन फंक्शन होंगे एंड दैट विल बी मोर सुटेबल फॉर द प्रोग्रामर एज वेल। तो इसलिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मैं अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन भी इसमें ऐड कर सकता हूं। ओके, क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करती है। मतलब आप रन टाइम पे और एग्जीक्यूशन के दौरान आप मेमोरी को अलॉट भी करा सकते हैं और फ्री भी करा सकते हैं बाय यूजिंग द फंक्शन न्यू, मेलोक, कैलोक, रीअलोक, फ्री एक्सेट्रा। इस बात का फायदा क्या है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप मेमोरी स्पेस को अलॉट भी करा सकते हैं जितना भी आपको जरूरत है, और साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस आपके पास है तो आप उसको फ्री भी कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि इट मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होता है जब आपको मेमोरी की शॉर्टेज पड़ जाए, और अंडरफ्लो होता है जब आपके पास मेमोरी बहुत ज्यादा हो बट उसमें कोई बंदा ना बैठा हो, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी से बच जाता है। तो आपकी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाती हैं अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउ करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, यूजेस ऑफ पॉइंटर्स। तो आपकी C++ जो है वो पॉइंटर्स को सपोर्ट करती है। आपको पता है पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर्स आर द स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर एड्रेसेस। तो अगर आपको कहीं एड्रेसेस पे काम करना है, मतलब आपको कोई मेमोरी लोकेशन पे काम करना है, तो C++ इज वन ऑफ द गुड चॉइस फॉर दैट। सिर्फ C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ऐसी हैं जो पॉइंटर्स को सपोर्ट करती हैं। तो उनमें ही जो भी मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने वाले काम है या टास्क हैं वो सारे परफॉर्म किए जा सकते हैं। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर नहीं है। तो इसको कई बार बोलते हैं लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन, क्योंकि आप बिल्कुल जीरो पे जाके, मतलब आप बिल्कुल एड्रेस पे जाके उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि C++ जो है वो लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन कर सकती है, इसलिए C++ जो है इज वन ऑफ दी हॉट फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें हर मेमोरी लोकेशन को आपका एक्सेस करना पड़ सकता है। क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है स्ट्रांगली और स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्ट्रांगली और स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना मस्ट है। डिक्लेयर करने का क्या मतलब होता है कि आपको उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है। वो इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है, बुलियन टाइप का, वो आपको बताना पड़ेगा उसको यूज करने से पहले। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसको आप कमी भी कह सकते हो, इसको आप अच्छाई भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा बिफोर स्टार्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप किसी वेरिएबल को जब मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं, आपको उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। आपको नहीं बताना होता वो इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा भी कह सकते हो, कम भी कह सकते हो। ठीक है, तो इट मेक्स इट स्ट्रांगली और स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो समझ आ गया स्ट्रांगली और स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि हर वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना। ओके, अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो मैंने दो लाइन ऑफ कोड लिखा है, इंट a = 5, एक इंटीजर वेरिएबल लिया a, उसमें 5 डाला, और उसके बाद सी आउट का मतलब है कि मॉनिटर पे उसको प्रिंट कर दिया a को। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद उसको प्रिंट किया, बट इस लाइन ऑफ कोड में पहले उसको प्रिंट किया फिर उसको डिक्लेयर किया। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है फिर यूज करना पड़ता है। आप पहले यूज और फिर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये बात है स्ट्रांगली और स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। नेक्स्ट फीचर है C++ इज ए फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट समझने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब सोचने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि जब भी आप C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो आप किस लाइन से कोडिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन से, सेकंड लाइन से, थर्ड लाइन से, फोर्थ लाइन से, या अगर किस लाइन से आपने स्टार्ट कर दिया तो उस लाइन में कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कितने स्पेस छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको पता है तो होपफुली आपको पता होगा कि फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है या ऐसा कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता कि किस लाइन से आपको प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है और अगर आपने लाइन फिक्स कर ली तो उससे पहले कितने एम्प्टी स्पेस देने हैं। बट इस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ता था फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग में। तो दैट्स व्हाई फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फॉर्मेट फ्री नहीं है, बट जो C++ है वो आपकी फॉर्मेट फ्री है। तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक डिस्प्ले है जिसपे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। आप जो प्रोग्राम लिखना है वो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहां से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, और आप इवन ये भी लिख सकते हैं, इंट को I, N, T और A अलग अलग लाइनों में भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने किस लाइन से और कितने स्पेस के बाद स्टार्ट करना है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मेट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है कंपाइलर बेस्ड सो फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो आपकी C++ है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब इसको C++ प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना पड़ता है फिर एग्जीक्यूट होते हैं। बट जावा और पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड चलती हैं, मतलब वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होकर फिर चलती हैं। तो जनरली जो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो फास्ट टू एग्जीक्यूट होती हैं, इसलिए C++ को आप फास्ट बोलते हैं एज कंपेयर टू जावा एंड पाइथन। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो आपकी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये आराम से डिफरेंशिएट कर सकती है अपर केस लेटर्स में, दैट इज A to Z, और लोअर केस लेटर में, दैट इज स्मॉल a to स्मॉल z। तो इसको पता है कौन सा कैपिटल A है और कौन सा स्मॉल a है। तो इसका फायदा क्या होता है कि आपके पास मतलब C++ प्रोग्रामर के पास ज्यादा ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आपने किसी C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम में नेम ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, अलग अलग तरीके से लिखा है, जिसमें लोअर केस और अपर केस लेटर आपने यूज कर रखे हैं, तो ये सारे डिफरेंटली ट्रीट होंगे, कोई सारे सेम ट्रीट नहीं होंगे। बट जो आपकी HTML होती है दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और SQL होती है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो जो आपकी है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। उसमें आपके ये सारे जो आपने लेटर लिखे हैं, सारे वर्ड्स लिखे हैं, वो सारे सिमिलर ट्रीट होते हैं। बट C और C++ लैंग्वेज में इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। होपफुली समझ आ गया होगा बात। तो दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द C++ लैंग्वेज। तो होपफुली आपको C++ लैंग्वेज की सारी फीचर अच्छी तरह डिटेल में समझ में आ गई होंगी। स्टिल कोई पॉइंट आउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। तो मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको लिस्ट अप कर रहा हूं जो तो ज्यादातर टाइम वाइवाज में और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाई C++ इज कॉल्ड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं बता चुका हूं उसके बारे में। सेकंड, नॉट ए ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, पोर्टेबल और मशीन इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रांगली और स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, और एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो इन सब बातों का आपको रीजन पता होना चाहिए। अगर आपको रीजन पता लग गया तो जो ये लेक्चर था दैट विल बी सक्सेसफुल फॉर यू। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक्स एंड स्टार्ट डिस्कसिंग योर मैक्सिमम डाउट। तो जितने ज्यादा आप डाउट पूछेंगे दैट विल बी वेलकम्ड, और उतना अच्छा लगेगा मुझे। तो जितने ज्यादा हो सके डाउट पूछिए, और जो भी ये लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।